ओके, तो मैक्सिमम दुकान वालों ने मुझे यही फ़ोन रिकमेंड करा, तो मैंने इसे खरीद लिया है। और इसे यूज करने के बाद मुझे पता चला कि लोग कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हैं और हमें इसके ऊपर आवाज उठानी पड़ेगी। मैं अपनी अगली वीडियो पर काम कर रहा था जहां पर मैं ये बताने वाला हूं कि कैसे इस बढ़े हुए प्राइस सेगमेंट वाले स्मार्टफोन मार्केट के अंदर आपको अपने लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन चूज करना है। तो इसी की रिसर्च करते हुए मेरी नजर गई इस डेटा पर। इसमें दो जरूरी डेटा है। पहला, इंडिया में स्मार्टफोन का ASP यानी एवरेज सेलिंग प्राइस $275 पहुंच चुका है। मतलब इंडिया में ऑन एन एवरेज हर इंसान 25,000 रुपए का फोन खरीद रहा है। दूसरा, ऑफलाइन मार्केट 14.3% ईयर ऑन ईयर से ग्रो करके अब टोटल ऑफलाइन मार्केट आपका 53.6% पे पहुंच चुका है। मतलब आधे से ज्यादा लोग ऑफलाइन दुकान में जाकर फोन खरीदना प्रेफर कर रहे हैं और ये बात मुझसे हजम नहीं हो रही थी। तो खुद को गलत साबित करने के लिए मैं खुद ऑफलाइन स्टोर पे गया और मैंने पता करा कि ऑन एन एवरेज लोग कितने का फोन खरीद रहे हैं। मेजोरिटी का जवाब था 20 से 30,000 रुपए। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि भाई 25,000 रुपए के अंदर अभी के टाइम में कौन सा फोन सबसे ज्यादा बिक रहा है। 10 में से 7 दुकान वालों ने इस फोन का नाम लिया। तो मैंने ये खरीद लिया और इसे यूज करने के बाद मुझे पता चला कि लोग कितनी बड़ी प्रॉब्लम में है और हमें इसके ऊपर आवाज उठानी पड़ेगी। हमने अभी नहीं उठाया तो बाद में उठाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये है Vivo Y5100 Pro, 25,000 में ऑफलाइन में मिलने वाला बेस्ट सेलिंग फोन। और ये रहे वो 6 रीजन जिसकी वजह से लोग ऑफलाइन फोन खरीदना ज्यादा प्रीफर करते हैं ओवर ऑनलाइन। और हम इस फोन को इन्हीं 6 रीजन पर जज करेंगे ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि कहीं मैं ही तो कुछ गलत नहीं सोच रहा। और ये लास्ट वाली वजह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लोग क्यों ऑफलाइन मार्केट से फोन खरीद रहे हैं और यही सबसे गलत वजह भी है। बट लेट्स स्टार्ट विद द लुक एंड फील। ऑफलाइन का एक सिंपल सा रूल है, जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन अगर ये फोन सबसे ज्यादा बिक रहा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग क्या देख रहे हैं। माना इसका डिजाइन और इन हैंड फील काफी अच्छा है, लेकिन लोगों को ये डिस्प्ले नहीं दिख रही। 25,000 के अंदर Vivo आपको एक HD+ IPS LCD डिस्प्ले दे रहा है। मुझे ये बात बोलने में शर्म आ रही है, Vivo ने ये दिया है। अब ऑब्वियसली IPS डिस्प्ले है तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा नहीं। आपको इस पावर बटन के अंदर ही फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। याद आया कुछ आज से 3-4 साल पहले 12-15 हजार के फोन्स में ये सब हुआ करता था। Vivo 25,000 रुपए में इस फोन के साथ आपको वही नॉस्टैल्जिक फीलिंग देने की कोशिश कर रहा है। अब एक बार फोन को अच्छे से देख लिया लोगों ने तो ऑफलाइन दुकान में जनरली लोग सबसे पहले उसके कैमरा को खोलते हैं। इसमें पीछे आपको 2 कैमरा सेंसर दिख रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली में ये एक सिंगल कैमरा फोन ही है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और दूसरा वाला 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जिसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक डिजाइन एलिमेंट है। इसके बाद आप सोच रहे होगे कि भाई ऑफलाइन के लिए फोन बनाया है तो ऑब्वियसली फ्रंट कैमरा अच्छा दिया होगा, क्योंकि लोग फ्रंट कैमरा से बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं। इसमें आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। मैंने इससे टोटल करीब 500 के आसपास फोटोज खींची हैं। मुझे एक भी फोटो ऐसी नहीं लगी जिसे मैं कह सकूं कि ये एक 20,000 के फोन से खींची हुई फोटो है। और Vivo इसे 25,000 रुपए में बेच रहा है। मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल होने के बाद भी आपको डिटेल्स नहीं मिलती। HDR ठीक ठीक है, कलर्स भी उतने पॉपी फील नहीं होते। अब जब 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा से शार्पनेस और डिटेल्स नहीं आ रही तो 8 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा से आप क्या ही उम्मीद करोगे। इसमें फोटो वीडियो के लिए कोई OIS भी नहीं है। नॉर्मल चलते हुए वीडियो लोगे तो ऐसी दिखेगी, भागने की कोशिश करोगे तो ऐसी। मतलब अगर ये कैमरा सिस्टम एक 15,000 के फोन में होता तो मैं थोड़ी कोशिश कर सकता था इसको जस्टिफाई करने की। जस्टिफाई तब भी नहीं होता, लेकिन 25,000 के अंदर तो ये बहुत ही बुरा कैमरा सिस्टम है। इसके बाद ऑफलाइन फोन खरीदने का तीसरा सबसे बड़ा रीजन है ट्रस्ट। दुकान पर आप जैसे ही पैसे दोगे तुरंत आपको फोन आपके हाथ में मिल जाएगा। कोई वेटिंग पीरियड नहीं, कोई डिलीवरी की टेंशन नहीं, सेलर ऑथेंटिसिटी का कोई डर नहीं, डैमेज प्रोडक्ट मिलने पर रिटर्न या रिप्लेसमेंट की कोई एंजाइटी भी नहीं। ऑनलाइन फोन खरीदने पे ये वाला ट्रस्ट नहीं मिल पाता। डब्बा खोलने के बाद जो फोन उसके अंदर है वो नया है कि नहीं ये भी नहीं पता चलता। और इवन वो तो छोड़ो, डब्बे के अंदर फोन मिलेगा या नहीं इसकी भी गारंटी नहीं होती। और भगवान न करे कोई प्रॉब्लम आ भी गई तो अब ये ऑनलाइन वाले वैसे ही आपको मुंह नहीं लगाते, बोलते हैं सीधा सर्विस सेंटर पर जाओ। तो ऑब्वियसली ऑनलाइन पर भरोसा करने के काफी कम रीजन है और ऑफलाइन पर भरोसा करने के काफी ज्यादा। लेकिन ऑफलाइन वाला ये भरोसा आपको फ्री में नहीं मिलता, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। इसे कहते हैं ट्रस्ट टैक्स। जैसे अगर एक फोन आपको 15,000 रुपए का मिल रहा है तो ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन वाला फोन ऑफलाइन में आपको 18 से 20,000 रुपए का मिलेगा। अब इस फोन के ऊपर सिर्फ वो ट्रस्ट टैक्स लिया जाता तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी, जो कि लिया जा रहा है क्योंकि ये फोन Vivo T5X का रीब्रांडेड वर्जन है, जो कि खुद रीब्रांडेड है iQOO Z11X का। तो मार्केट के अंदर अपनी वॉल्यूम को बनाए रखने के लिए Vivo एक ही फोन 3 अलग नाम से बेच रहा है। और मजे की बात यह है कि ये रीब्रांडिंग भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्रॉब्लम मुझे इस बात की है कि आपने जब इस फोन को 5-6 हजार रुपए महंगा कर रखा है ऑफलाइन में, तो इसके अंदर से स्पेक्स क्यों घटाए गए। ये दोनों फोन आपको 18-19 हजार के मिल जाते हैं। Y51 Pro आपको 25,000 का मिलेगा। इन दोनों के अंदर Dimensity 7400 टर्बो है, इसके अंदर 7360 टर्बो है। इन दोनों में आपको फुल HD+ डिस्प्ले मिल जाती है, इसमें केवल 720p यानी HD+ डिस्प्ले है। 2026 के अंदर मैं 10,000 से ऊपर के फोन
मैं HD प्लस एक्सपेक्ट नहीं करता, ये तो फिर भी 25,000 का फोन है। इन दोनों का फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है, इसमें केवल 8 मेगापिक्सल का। तो मतलब ऑफलाइन वालों के लिए प्राइस भी बढ़ा दिया और स्पेसिफिकेशन भी कम कर दी। मतलब उनके ऊपर तो डबल तरीके से वार हो रहा है। अब इस फोन के साथ वीवो ब्रांड के साथ या स्मार्टफोन इंडस्ट्री के साथ अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में तो मैं बात करूंगा ही, लेकिन तब तक आप इस फोन के बाकी एस्पेक्ट को भी जान लो ताकि वीडियो का कंक्लूजन आपको अच्छे से समझ में आए। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि इस प्राइस में जैसा आना चाहिए वैसा ही आपको मिलता है। बाकी सारे ब्रांड्स भी आपको एड्स और ब्लोटवेयर देते हैं, यहाँ पर भी आपको वो मिलता है। बाकी हाँ, ओरिजिन ओएस फन टच ओएस से काफी बेटर है। बाकी मेरी मेन प्रॉब्लम इसके डिस्प्ले से ही है। अच्छा ओएस होने के बाद भी 720p में उसको चलाने में बिल्कुल मजा नहीं आता। स्पीकर्स अच्छे हैं, थोड़ा मिड टोन की कमी है, लेकिन डुअल स्पीकर है तो ठीक है, इस प्राइस में एक्सेप्टेबल है। हैप्टिक्स ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। नेटवर्क आजकल सारे फोन्स में अच्छे मिलते हैं, इसके अंदर भी बहुत अच्छा है, मेरी कोई कॉल ड्रॉप वगैरह मिस नहीं हुई और मोस्टली जगहों पर ये 5G सपोर्ट करता है। परफॉर्मेंस इस प्राइस के हिसाब से ठीक ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन बहुत बुरी भी नहीं है। हालांकि अगर आप 4K 60 FPS में वीडियो चलाओगे तो वहां पर ये थोड़ा अटकने लगता है। गेमिंग करोगे तो ठीक ठाक गेमिंग मिल जाती है, बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। इसके बाद इसकी बैटरी एक लौती चीज है जो बहुत अच्छी है। 7200 mAh की बैटरी मिलती है, तो ऑब्वियसली आप कुछ भी फोन के अंदर कर लो, एक दिन के अंदर इसको कंप्लीटली ड्रेन आउट कर पाना बहुत मुश्किल है। अब बारी है लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जिसकी वजह से लोग स्मार्टफोन खरीदने के लिए ऑफलाइन दुकानों की तरफ भाग रहे हैं, वो है इजी EMI ऑप्शंस। अब मेरा यहाँ पर आपको कोई भी ज्ञान देने का इरादा नहीं है। अगर आपको EMI पर फोन लेना है तो ले लो। मैं आपको वो कोर रीजन बता देता हूँ जिसकी वजह से EMIs इतनी पॉपुलर होती जा रही हैं। देखो, आज जितने भी मेजॉरिटी लोग हैं वो अपना दूसरा या तीसरा फोन खरीद रहे हैं, और जनरली यही होता है कि जब आप नया फोन खरीदते हो तो आप पिछले वाले से थोड़ा महंगा फोन खरीदना चाहते हो। अब लोगों की महंगे फोन खरीदने की इच्छा तो बढ़ रही है, लेकिन उनकी इनकम नहीं बढ़ रही, तो लोग महंगे महंगे फोन खरीद पा नहीं रहे और अपनी इच्छाएं उनसे कंट्रोल हो नहीं रही। इसी वजह से ये EMIs इतनी ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं। अब इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर EMI बनवाना रिलेटिवली थोड़ा मुश्किल है। आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, फिर उसकी EMI भी आपको खुद ही कन्वर्ट करवानी है, फिर बैंक ऑफर्स देखने हैं, और उसमें ना ही कोई डाउन पेमेंट करने का ऑप्शन आता है। वहीं आप दुकान में फोन खरीदने जाओगे तो EMI की सारी सिरदर्दी दुकान वाला ले लेगा। आपका एक बैंक EMI नहीं करवा रहा, वो दूसरे के पास जाएगा, तीसरे के पास जाएगा, चौथे के पास जाएगा। आपको एक डाउन पेमेंट देने का भी ऑप्शन देगा। मान लो 30,000 का फोन है, वो कहेगा 10,000 अभी दे दो, 20,000 की EMI करवा लो। तो इससे आपको लगेगा कि आपने थोड़ा पैसा भी दे दिया और आपकी EMI भी बन गई। प्लस यहाँ पर किसी भी क्रेडिट कार्ड की भी जरूरत नहीं, अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। और यही चीज यूजर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। बस प्रॉब्लम ये है कि ये फोन 25,000 के अंदर सबसे ज्यादा कैसे बिक रहा है, क्योंकि अगर मैं ऑफलाइन स्टैंडर्ड के हिसाब से भी इसको जज करूं तो भी ये बहुत बुरा है। अब ये बुरा फोन इतना ज्यादा बिक रहा है तो इसका मतलब ये है कि दुकान वाले जानबूझकर इसे बेच रहे हैं। तो क्या इसमें दुकान वालों की गलती है? जवाब है नहीं। और अपने इस जवाब को सही साबित करने के लिए मैं आपको 2 रीजंस देता हूं। पहला, मान लो 2017 में एक दुकान है जहां पर टोटल महीने के 100 कस्टमर आते हैं और वो उन 100 लोगों से 50,000 रुपए की इनकम करता है। इसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थोड़ा फेमस होना शुरू होते हैं और जो उसके पास 100 कस्टमर्स थे अब वो 65 रह जाते हैं। अब आ जाओ 2026 के अंदर, अगर उसी दुकान वाले को अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद जो वो 2017 में 50,000 रुपए कमा रहा था, वही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए अब उसे 80,000 रुपए कमाने पड़ेंगे। लेकिन उसके पास ग्राहक कितने हैं? 65। तो इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि उसे हर एक ग्राहक से ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा और उसे ना चाहते हुए भी वही फोन पुश करना पड़ेगा जिसमें ज्यादा कमीशन बने। तो यहाँ पर इस फोन को बेचना उसकी गलती नहीं, उसकी मजबूरी है। दूसरा, मेजॉरिटी ब्रांड्स जो ऑफलाइन में प्रेजेंट है वो कुछ फोन ऑफलाइन के लिए बनाते हैं, कुछ ऑनलाइन के लिए। अब वो लोग जो ऑनलाइन के लिए बना रहे हैं उसको वो लोग ऑफलाइन में देते ही नहीं। इवन दुकान वाला ये भी कह देगा कि भाई हमें ज्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, जो आप ऑनलाइन में दे रहे हो वही हमें दे दो। फिर भी ब्रांड उनको वो ऑनलाइन वाला फोन नहीं देता, तो उनके पास बच ही जाते हैं वो कचरा फोन जो ऑफलाइन के लिए बनाए जा रहे हैं। तो अगेन दुकान वाले मजबूर ज्यादा हैं, गलत कम। दूसरा, जब भी कोई क्राइसिस आता है वहां पर ब्रांड्स उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। हिस्ट्री उठाकर देख लो, अगर कोई कमोडिटी प्रोडक्ट नहीं है जो किसी क्राइसिस की वजह से महंगा हुआ, वो वापस से अपने ओरिजिनल दाम पर कभी नहीं आता। कोविड से पहले हमें 25,000 के अंदर फ्लैगशिप किलर फोन्स मिल जाते थे, फिर कोविड आया, चिप शॉर्टेज हुई, उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ी, तो सिर्फ 6 महीने के अंदर जो 25,000 के अंदर हमें फ्लैगशिप किलर्स मिल रहे थे वो 35,000 तक चले गए। सेम केस आप जीपीयू का देख लो, जब तक बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी फेमस नहीं हुई थी तब तक हमें बेस्ट से बेस्ट सीपीयू 40,000 रुपए में मिल जाता था। फिर क्रिप्टो फेमस होना शुरू हुआ, क्रिप्टो माइनिंग शुरू हुई, उसकी वजह से जीपीयू के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए। लेकिन जब क्रिप्टो में क्रैश आया, माइनिंग बहुत ज्यादा कम हुई, उसके बाद भी जीपीयू के प्राइसेस वापस से अपने ओरिजिनल प्राइस पर नहीं आए। ऐसे ही अब एआई क्राइसिस आया है जिसकी वजह से रैम और स्टोरेज की प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो अब ये कंपनीज इस क्राइसिस का फायदा उठाकर अपने प्राइसिंग बैंड को वापस से शिफ्ट करना चाह रही हैं। और मैंने जब थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करी तो मुझे पता चला कि अभी ये शिफ्टिंग चल रही है। ये लोग 15,000 के अंदर जो वैल्यू दिया करते थे, अब ये इस क्राइसिस की वजह से
इसे ज्यादा से ज्यादा पुश करना चाह रहे हैं। तो अभी इन्होंने क्या दिमाग लगा रखा है कि ऑफलाइन के अंदर तो कुछ भी बिक रहा है, एक काम करते हैं इसको 25,000 तक पुश करते हैं। तो जो वैल्यू अभी तक हमें 15,000 में मिल रही थी अब वो 25,000 में देने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ये लोग एक सेल्स टारगेट रखेंगे, मान लेते हैं 10,000 यूनिट का। 10,000 यूनिट बिकी तो ठीक, नहीं बिकी तो ये लोग वापस से इसको चेंज करेंगे। जो 15,000 का था उसको 25 का करा, 25 से वापस से 22-23 का कर देंगे या 21-22 का कर देंगे। अगर वो अचीव हो जाती है तो 15,000 की जो वैल्यू हमें मिला करती थी आज के टाइम में, आज से पहले, अब वही वैल्यू हमें 21-22 रुपए में मिलेगी, क्योंकि उनका सेल टारगेट अचीव हो गया। हमने उस प्राइस में उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया। और प्रॉब्लम यही है कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर 15,000 की कोई चीज होनी चाहिए, ब्रांड उसे 21-22 में बेच रहा है और हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो ब्रांड पागल थोड़ी है जो उसे 15,000 में ही बेचेगा। देखो, फोन कभी भी बुरा नहीं होता, उसकी प्राइसिंग बुरी होती है। अगर हमने इस प्राइस के अंदर इसको एक्सेप्ट कर लिया तो आगे चलकर हमें यही वैल्यू प्रोपोजिशन वाले फोन्स मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो फिर अब हमें करना क्या है? देखो, ऑफलाइन में फोन लेने जाओ, लेकिन मैं जितने भी क्रिएटर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऑफलाइन में मैं मानता हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट जाती है, मार्केटिंग को कॉस्ट जाती है, बहुत सारी दुनिया भर की कॉस्ट जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें ऑफलाइन में महंगा फोन मिलेगा, इस चीज को नॉर्मलाइज नहीं करना है। 15,000 का फोन 17-18 का मिल जाए बहुत है, 15,000 का फोन 25,000 के अंदर कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये वीडियो सिर्फ वीवो के लिए नहीं है, बहुत सारे ब्रांड है। ओप्पो का A6 Pro 26,000 रुपए में मिलता है, उसकी स्पेसिफिकेशन इससे भी बुरी है। और भी बहुत सारे फोन्स हैं जो ऑनलाइन के नाम पर ज्यादा पैसा चार्ज करते जा रहे हैं और हम लोग उन्हें देते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो नया नॉर्मल बनता जा रहा है। तो हमें ये नहीं करना। इस वीडियो को अपने उस दोस्तों के साथ शेयर करो जो ऑफलाइन से फोन खरीदना पसंद करते हैं या जो नया फोन खरीदना चाहते हैं। बाकी आपको लैपटॉप के अंदर कोई सजेशन चाहिए तो यहाँ पहुंचो, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।